देखिए, चित्रकला, चित्रकला का मतलब समझते हैं? चित्रकला का मतलब समझते हैं? अरे फोटो सब बनाना, फोटो सब बनाना। देखिए ध्यान दीजिएगा आप, क्या 5 मिनट चलने दीजिए फिर बंद कर देंगे। मुगल चित्रकला लीजिए बंद। देखिए मुगल चित्रकला, मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। बाबर की चित्रकला में रुचि थी, ऐसी नहीं है कि बाबर की रुचि नहीं थी, बाबर की चित्रकला में रुचि थी। और बाबर की चित्रकला में रुचि थी इसलिए बाबर ने पूर्व का राफेल कहा जाने वाला बिहजाद के चित्रों की समीक्षा की। बिहजाद जो है एक बहुत बड़े चित्रकार थे, अपने समय के बहुत बड़े चित्रकार थे, उनका नाम था बिहजाद। बिहजाद, बिहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है, पूर्व का राफेल। राफेल देखिए, पूरे विश्व को हम लोग दो जगत में बांटकर पढ़ते हैं, एक पूर्वी जगत और एक पश्चिमी जगत। एक पूर्वी जगत और इधर पश्चिमी जगत। पश्चिमी जगत में यूरोप के एक महान चित्रकार थे राफेल। राफेल और उनके अलावा जो भी महान चित्रकार हुए हैं उन्हें राफेल की पदवी दी जाती है, राफेल की पदवी दी जाती है। तो पूर्वी जगत के एक महान चित्रकार थे बिहजाद, बिहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है। और मुगल बादशाह बाबर ने बिहजाद के चित्रों की समीक्षा की, लेकिन मुगल बादशाह जो बाबर है, बाबर 1526 में मुगल वंश की स्थापना किए, 1530 में उनका निधन हो गया। 1530 में उनका निधन हो गया। 1526 में पानीपत का युद्ध, 27 में खानवा का युद्ध, 28 में चंदेरी का युद्ध, 29 में घाघरा का युद्ध, 30 में निधन। तो हमेशा तो बेचारा युद्ध में ही व्यस्त रहा। तो बाबर चित्रकारी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन बाबर का उत्तराधिकारी उसका पुत्र हुमायूं बना। बाबर का उत्तराधिकारी उसका पुत्र हुमायूं बना, हुमायूं। और जो हुमायूं है, हुमायूं का बाबर के तुलना में ज्यादा बड़ा शासनकाल रहा है, क्योंकि जो हुमायूं है 1530 से 1540 और पुनः 1555 से 1556, तो बाबर के तुलना में तो थोड़ा ज्यादा वर्षों तक ही हुमायूं ने शासन किया है। और हुमायूं के शासनकाल के दौरान ही मुगल चित्रकला की नींव पड़ी थी। हुमायूं के शासनकाल के दौरान ही मुगल चित्रकला की नींव पड़ी थी, मुगल चित्रकला की नींव पड़ी थी। लगाइए ना जल्दी, तो ऑनलाइन वाला को मैसेज कर दिया है ना? है तो क्या कर रहे हैं आप लोग? वाह महाराज, अब नहीं जाएगा आप लोग को हवा। हो गया, देखिए ठीक है, ठीक है, अब ठीक है ऑनलाइन वाले लोग, ठीक है, अब नहीं कट रहा है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से बोल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह मुगल चित्रकला है। मुगल चित्रकला के विषय में हम लोगों को जानना है, कुछ भी छूटा नहीं है ऑनलाइन वालों का, फिर से बता रहे हैं, चिंता नहीं करना है। आप सभी लोग इस बात से अवगत हैं कि मुगल वंश के संस्थापक कौन है? बाबर। बाबर ने 1526 में मुगल वंश के शासन की स्थापना की और बाबर का 1530 ईस्वी में निधन हो गया। तो बाबर की चित्रकला में रुचि थी, जिस वजह से बाबर ने बिहजाद के चित्रों को मंगाया और उसकी समीक्षा की, लेकिन चित्रकला के क्षेत्र में बाबर का कोई खास योगदान नहीं रहा। चित्रकला के क्षेत्र में बाबर का कोई खास योगदान नहीं रहा। बिहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है और बिहजाद को यह श्रेय दिया जाता है कि चित्रकला के क्षेत्र में ईरानी शैली का जन्मदाता, चित्रकला के क्षेत्र में ईरानी शैली का जन्मदाता बिहजाद को माना जाता है, बिहजाद को माना जाता है। मुगल बादशाह बाबर के 1530 ईस्वी में निधन होने के बाद अगले बादशाह हुमायूं बने। हुमायूं के शासनकाल के दौरान ही मुगल चित्रकला की नींव पड़ी थी। हुमायूं के शासनकाल के दौरान ही जो है मुगल चित्रकला की नींव पड़ी थी, मुगल चित्रकला की नींव पड़ी थी। और आप सभी लोग इस बात से अवगत हैं
कि जो मुगल शासक थे वे मुस्लिम थे और मुसलमानों में भी वे चगताई तुर्क मुसलमान थे। चगताई तुर्क मुसलमान, वे चगताई तुर्क मुसलमान थे, चगताई तुर्क मुसलमान थे। और आप सभी लोग इस बात से भी अवगत हैं कि जो इस्लाम धर्म है, जो मुस्लिम धर्म है, इस धर्म की स्थापना पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा की गई थी। और जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे, उनके चाचा थे, उनका नाम था अमीर हमजा। अमीर हमजा, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के चाचा अमीर हमजा थे। और अमीर हमजा बहुत महान व्यक्तित्व के थे और बहुत योद्धा, बहुत बड़े योद्धा थे। हुमायूं ने यह तय किया कि हमें पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के चाचा अमीर हमजा के वीरता को चित्रों में संकलित करना है। अमीर हमजा के वीरता को, अमीर हमजा ने जो युद्ध लड़ा है, उनकी वीरता को चित्रों में संकलित करना है। और हुमायूं ने यह तय किया कि हमें एक चित्र बनाना है जिसमें अमीर हमजा के विजयी अभियान की चित्रकारी की जाएगी। और फिर हुमायूं के आदेश पर अमीर हमजा के स्मरण में चित्र बनाया जाना प्रारंभ हुआ। अमीर हमजा के स्मरण में जो चित्र बनाया गया है उसे दास्तान ए अमीर हमजा कहा जाता है। दास्तान ए अमीर हमजा, दास्तान ए अमीर हमजा, दास्तान ए अमीर हमजा कहा जाता है। और जो दास्तान ए अमीर हमजा है, इस चित्र को बनने में 15 वर्ष का समय लगा था। इस चित्र को बनने में जो है 15 वर्ष का समय लगा था, 15 वर्षों का समय लगा था। और हुमायूं का शासनकाल है 1530 से 1540 और 55 से 56, लगभग 11 वर्ष का शासनकाल है। और हुमायूं के बाद बादशाह अकबर बने थे। कहने का मतलब यह है कि दास्तान ए अमीर हमजा चित्र बनने में जो 15 वर्ष का समय लगा था, यह चित्र बनना प्रारंभ हुमायूं के समय हुआ, लेकिन यह चित्र बनकर तैयार अकबर के समय हुआ, बनकर तैयार अकबर के समय हुआ। और इस चित्र को मुख्य तौर पर 2 चित्रकार ने मिलकर बनाया था। एक का नाम था मीर सैयद अली और एक का नाम था अब्दू सम्मद। एक का नाम था मीर सैयद अली और एक का नाम था अब्दू सम्मद। अब्दू सम्मद, अब्दू सम्मद। जो मीर सैयद अली था, सैयदी लिखती हैं, सैयद होगा, मीर सैयद अली था, वे इस चित्र के बनने में पर्यवेक्षक के तौर पर काम कर रहे थे। तो वहीं अब्दू सम्मद मुख्य तौर पर चित्रकारी कर रहा था। इस चित्र को जो अंतिम रूप दिया गया है, दास्तान अमीर हमजा चित्र को जो अंतिम रूप दिया गया है, वह आपको अब्दू सम्मद के द्वारा दिया गया है। इसलिए अगर इस चित्र के विषय में पूछा जाए कि इस चित्र की चित्रकारी किसने की है, तो आपका उत्तर अब्दू सम्मद होना चाहिए। ऑप्शन में अगर मीर सैयद अली और अब्दू सम्मद दोनों देता है तो फिर भी इसका आंसर अब्दू सम्मद ही होना चाहिए, क्योंकि इस चित्र को जो अंतिम रूप दिया गया है, इस चित्र को अंतिम रूप अब्दू सम्मद के द्वारा ही दिया गया है। अब्दू सम्मद के द्वारा ही जो है इस चित्र को अंतिम रूप दिया गया है। और जो मीर सैयद अली और अब्दू सम्मद है, ये दोनों मुख्यतः हुमायूं के दरबार के चित्रकार थे। अगर दरबार के संदर्भ में पूछा जाए कि हुमायूं के दरबार के चित्रकार कौन कौन थे, तो इसका उत्तर होगा मीर सैयद अली और अब्दू सम्मद। लेकिन ध्यान रहे कि क्या ये दोनों चित्रकार अकबर के दरबार में नहीं रहे हैं, तो इसका उत्तर है हां, रहे हैं। मीर सैयद अली और अब्दू सम्मद ये दोनों अकबर के दरबार में भी रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे ये दोनों चित्रकार मुख्य तौर पर हुमायूं के दरबार के थे, मुख्य तौर पर हुमायूं के दरबार के थे। और इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि जो मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के समय पड़ी है, हुमायूं के शासनकाल के समय मुगल चित्रकला की जो स्थापना हुई है या मुगल चित्रकला की जो नींव पड़ी है, वह मीर सैयद अली और अब्दू सम्मद के नेतृत्व में ही पड़ी है। यानी मुगल चित्रकला के संस्थापक मीर सैयद अली और अब्दू सम्मद को माना जाता है, मीर सैयद अली और अब्दू सम्मद को माना जाता है। जहां तक हुमायूं की बात करें हम, तो हुमायूं भी लगभग प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई युद्ध ही लड़ता रहा। भले ही हुमायूं के समय मुगल चित्रकला की नींव पड़ गई हो, लेकिन चित्रकला का विकास हुमायूं के समय नहीं हो सका। बल्कि हुमायूं के बाद अगले मुगल बादशाह अकबर बने, अगले मुगल बादशाह अकबर बने। और जो मुगल बादशाह अकबर है, अकबर के शासनकाल के समय, अकबर के शासनकाल के समय जो है, आपको
मुगल चित्रकला का वास्तविक तौर पर विकास हुआ। मुगल चित्रकला का वास्तविक तौर पर विकास हुआ। वास्तविक तौर पर विकास हुआ। अकबर के दरबार के जो प्रमुख चित्रकार हैं, अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार में दसवंत, बसावन, नान्हा, कान्हा, मनोहर, मिस्कीन इत्यादि, ये सभी अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार हैं। अकबर के दरबार के जो ये प्रमुख चित्रकार हैं, इन्हीं के दिशा निर्देश में चित्रकला का विकास वास्तविक तौर पर अकबर के समय हुआ। अकबर के समय मुगल चित्रकला के अंतर्गत यूरोपीय शैली का विकास हुआ। यूरोपीय शैली, मुगल चित्रकला के अंतर्गत जो है यूरोपीय शैली का विकास हुआ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो मुगल चित्रकला था मुख्य तौर पर ईरानी शैली से प्रभावित था। यानी ईरान में जिस शैली के तहत चित्रकारी की जाती थी, उसी शैली के तहत मुगल काल में भी चित्रकारी की जाने लगी। लेकिन जो मुगल बादशाह अकबर है, मुगल बादशाह अकबर यूरोपियों के प्रभाव में आए, विशेष तौर पर पुर्तगालियों के संपर्क में आए, और पुर्तगालियों के संपर्क में आने के बाद अकबर और यूरोपीय कंपनी के बीच संबंध स्थापित हुआ। और फिर यूरोपीय चित्रकार मिस्कीन अकबर के दरबार में आए, और मिस्कीन के अकबर के दरबार में आने पर मुगल चित्रकला में एक नई शैली जुड़ा, जिसे यूरोपीय शैली कहा जाता है। तो मुगल चित्रकला के अंतर्गत यूरोपीय शैली का विकास अकबर के समय हुआ है। यूरोपीय शैली का विकास जो है आपको अकबर के समय हुआ है, अकबर के समय हुआ है। और इतना ही नहीं, बल्कि अकबर ने चित्रकला को लेकर एक अलग विभाग बनवाया था। अकबर ने चित्रकला को लेकर जो है एक अलग विभाग बनवाया था। और हम आपको इससे पहले भी ये बात बताए हैं, अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बताए हैं, कि जो अब्दुसम्मद है, मीर सैयद अली है, ये मुख्य तौर पर हुमायूं के दरबार में रहते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि अकबर के दरबार में नहीं रहे थे, ये लोग अकबर के दरबार में भी रहे थे। अकबर ने इन चित्रकारों में से ही अब्दुसम्मद के नेतृत्व में, अब्दुसम्मद के नेतृत्व में चित्रकला को लेकर एक अलग विभाग का निर्माण किया। चित्रकला को लेकर एक अलग विभाग का निर्माण किया। चित्रकला को लेकर जो है एक अलग विभाग का निर्माण जो है आपको अकबर के द्वारा किए गए थे। और अकबर ने अब्दुसम्मद को सिरी कलम की उपाधि प्रदान की थी, और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि प्रदान की थी। जड़ी कलम की उपाधि प्रदान की थी। बिहार दरोगा का इन दोनों में से कोई एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, हमको लगता है आंसर उसका मोहम्मद हुसैन कश्मीरी होना चाहिए था। समझ गए? तो ये चीज है, इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावे जो है अकबर के समय ही भित्ति चित्र का विकास हुआ। चित्रकला के क्षेत्र में रूप चित्र का विकास हुआ। तो अकबर के समय ही चित्रकला के क्षेत्र में, मुगल चित्रकला के क्षेत्र में भित्ति चित्र का विकास हुआ, भित्ति चित्र का विकास हुआ, रूप चित्र का विकास हुआ। इन सभी का विकास जो है आपको अकबर के समय ही हुआ था। अकबर के बाद अगले बादशाह अकबर का पुत्र जहांगीर बना। अकबर का पुत्र जहांगीर बना, और जो जहांगीर है, जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम बिंदु पर था। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर की पकड़ चित्रकारी में काफी अधिक थी। जब आप जहांगीर पढ़ रहे होंगे तो वहां पर हम आपको यह बात बताए होंगे कि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में इस बात का विवरण किया है कि अगर कोई भी एक चित्र है, उसका कोई भी पोर्शन कोई भी विद्वान बनाया हो, जहांगीर देख करके, छू करके बता सकता था कि कौन सा पोर्शन किस विद्वान ने बनाया। यानी अगर मान लिया जाए कोई चित्र है, उसका नाक किसी और ने बनाया, कान किसी और ने, हाथ किसी और ने, बाजू किसी और ने बनाया, तो जहांगीर देख करके बता सकता था कि नाक किस चित्रकार ने बनाया है, कान किसने बनाया है, और बाजू किसने बनाया है या हाथ किसने बनाया है। इतनी अधिक पकड़ जहांगीर की चित्रकारी में हुआ करती थी। जहांगीर के दरबार के जो प्रमुख चित्रकार थे, जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार अकारिजा, फारूक बेग, अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, बिशन दास इत्यादि। ये सभी जो है आपको जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकारों में से एक थे। जहांगीर के शासनकाल में इन चित्रकारों के नेतृत्व में ही चित्रकला का विकास हुआ। इसमें जहांगीर ने अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में, हाँ पलट लीजिए, पलटिए, हाँ कभी तो जीवन में पलटे होंगे नहीं किताब कॉपी। चलिए, जहांगीर ने
अकारिजा के नेतृत्व में, अकारिजा के नेतृत्व में जहांगीर ने आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण करवाया, आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण करवाया। फिर जहांगीर के दरबार में रहने वाले जो अबुल हसन थे, ये मानव के चित्र बनाया करता था, मानव का चित्र बनाया करता था अबुल हसन, मानव का चित्र बनाया करता था। वहीं अगर हम उस्ताद मंसूर को देखें तो ये पशु पक्षी का चित्र बनाया करता था। जहांगीर ने अबुल हसन को नादी रुजम्मा की उपाधि प्रदान की थी, जहांगीर ने अबुल हसन को नादी रुजम्मा की उपाधि प्रदान की थी। तो वहीं जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान की थी, नादिर उल अस्र, नादिर उल अस्र की उपाधि जो है जहांगीर ने इन्हें प्रदान की थी। और जहांगीर का अधिकतर समय चित्रकला में ही गुजरा है, तो इसलिए चित्रकारी के क्षेत्र में उनकी पकड़ जो है काफी अधिक हो गई थी, क्योंकि जहांगीर को कोई खास काम था नहीं। जहांगीर के पिता अकबर थे, अकबर ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर दिया था जहांगीर के लिए, तो इसलिए जहांगीर के पास कोई बहुत ज्यादा काम नहीं था, तो अपना चित्रकारी में जो है अधिकतर समय जहांगीर गुजारा करता था। इसलिए जहांगीर की चित्रकारी में काफी अच्छी पकड़ हो गई थी। जहांगीर के बाद अगले मुगल बादशाह शाहजहां बने, अगले मुगल बादशाह शाहजहां बने। और शाहजहां की हम बात करें तो शाहजहां मुगल बादशाह बने 1628 में, 1628 में शाहजहां बादशाह बने। और 1631 में शाहजहां की पत्नी मुमताज महल का निधन हो गया, जिस वजह से शाहजहां काफी उखड़ा उखड़ा रहने लगा था। और शाहजहां अपने बीवी के सपनों को पूरा करने में ही पूरा जीवन बिता दिया, मतलब ताजमहल के निर्माण में ही उनका पूरा समय गुजर जाता था। और ताजमहल के निर्माण के साथ साथ अन्य भवनों का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया। चित्रकला में इनकी रुचि नहीं थी, हर बादशाह की अपनी अलग अलग रुचि थी। इनकी रुचि स्थापत्य कला के क्षेत्र में ज्यादा था, जिस वजह से इन्होंने स्थापत्य कला के क्षेत्र में विकास किया। चित्रकला के क्षेत्र में इनके शासनकाल में कोई खास विकास नहीं हुआ, लेकिन कुछ प्रमुख चित्रकार इनके दरबार में रहते थे, जैसे कि विचित्र हो गया, चेतरमन हो गया, अनूप चतर हो गया, मोहम्मद नादिर हो गया। ये सभी शाहजहां के दरबार के चित्रकार थे। और शाहजहां के शासनकाल से ही मुगल चित्रकला का अवसान होना शुरू हो गया। और शाहजहां के बाद जब बादशाह औरंगजेब बने तो औरंगजेब के समय चित्रकला ओंधे मुंह गिर पड़ी, अर्थात औरंगजेब के समय चित्रकला का पूर्णतः विनाश हो गया। और औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था, और इस्लाम धर्म में जो है संगीत यानी साज सज्जा की चीज जो है ना अवैध माना जाता है। संगीत का विरोधी था, चित्रकला का विरोधी था औरंगजेब। तो औरंगजेब के समय चित्रकला का पूर्णतः जो है पतन हो गया। पतन होना शुरू शाहजहां के समय ही हो चुका था, लेकिन पूर्णतः पतन जो है आपको औरंगजेब के समय हुआ। यह मुगल चित्रकला की बात हुई। मुगल चित्रकला के बाद जो आगे हम लोगों को देखना है वह है आपको मुगल साहित्य। मुगल साहित्य, मुगल साहित्य देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो आपको मध्यकालीन भारतीय इतिहास का नोट दिया गया है उसमें एक चैप्टर होगा मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, पहला चैप्टर। उसमें आप देखेंगे कि मुगल साहित्य की चर्चा की गई है। नोट लीजिए। तो आगे हम आपको बताते हैं, चिंता नहीं करना है। है तो समझ गया। चलिए, पहला चैप्टर में जो है साहित्यिक साक्ष्य में 13 नंबर से मुगल साहित्य की ही चर्चा है, लेकिन इतना सफिशियंट नहीं है। मुगल साहित्य की चर्चा और करेंगे और साथ ही साथ जो है इसको लिखाएंगे भी, ठीक है। सुनिएगा अब आप। मुगल साहित्य, जो मुगल साम्राज्य है, मुगल साम्राज्य के विषय में जानकारी का और मुगल बादशाह जो बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब है, इन बादशाहों के विषय में जानकारी का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वह आपको मुगल साहित्य है, वह आपको मुगल साहित्य है। अलग अलग बादशाह के शासनकाल के दौरान अलग अलग साहित्य की रचना हुई, और जो अलग अलग साहित्य है वह हमें मुगलों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। मुगल बादशाहों में पहला बादशाह बाबर है, बाबर है। जो मुगल बादशाह बाबर है, बाबर के द्वारा तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा, बाबर के द्वारा जो है तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा, बाबरनामा
नामक साहित्य की रचना की गई थी। और यह जो तुजू के बाबरी या बाबरनामा नामक साहित्य है, इसे बाबर ने स्वयं अपनी मातृभाषा तुर्की भाषा में लिखा था, अपनी मातृभाषा तुर्की भाषा में लिखा था। और ध्यान रहे कि तुजू के बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ, तुजू के बाबरी का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ। तो जो तुजू के बाबरी है, तुजू के बाबरी का जो फारसी भाषा में अनुवाद है, फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान ने खाना और पायंदा खान ने किया था। अब्दुल रहीम खान ने खाना और पायंदा खान ने किया था। वहीं तुजू के बाबरी का जो अंग्रेजी भाषा में अनुवाद है, आपको लेडेन रस्किन और श्रीमती बेब्रिज ने की है। तुजू के बाबरी का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद जो है, लेडेन रस्किन और श्रीमती बेब्रिज ने की है। यह प्रश्न आपके परीक्षा का पूछा गया है, तुजू के बाबरी का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया है। और ध्यान रहे कि ऑप्शन में श्रीमती बेब्रिज का नाम नहीं दिया हुआ था, और जब बेब्रिज का नाम नहीं दिया रहे तो इस कंडीशन में आपको लेडेन और रस्किन याद रखना है। और यह जो बाबरनामा है, बाबरनामा में बाबर ने जब मुगल वंश की स्थापना की थी, तो मुगल वंश की स्थापना के समय भारत के किन क्षेत्रों में, भारत के किन राज्यों में हिंदुओं का शासन था, किन राज्यों में मुसलमानों का शासन था, इन बातों की चर्चा बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में की है। और बाबरनामा ही बाबर के विषय में जानकारी देने वाला सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। बाबरनामा ही बाबर के विषय में जानकारी देने वाला जो है आपको सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। बाबर के बाद अगले बादशाह बने हैं, उनका नाम है हुमायूं। हुमायूं विद्वान व्यक्ति था, किताब पढ़ने का शौकीन था। किताब कौन पढ़ता है? विद्वान नहीं पढ़ता है, कोई ऐसे थोड़ी किताब पढ़ने लगता है, ठीक है। किताब पढ़ने का शौकीन था, विद्वान व्यक्ति था। इन्होंने तुर्की भाषा में एक किताब की रचना की है, और हुमायूं ने तुर्की भाषा में जिस किताब की रचना की है उसे दीवान कहा जाता है, दीवान कहा जाता है। और जो दीवान किताब है, यह कानूनों का संग्रह है, यह जो है आपको कानूनों का संग्रह है। और इसमें हुमायूं अपने शासनकाल के दौरान जो कानून लागू किए थे, उन कानूनों की ही चर्चा हुमायूं के द्वारा लिखे गए तुर्की भाषा में दीवान नामक पुस्तक में देखने को मिलती है। हुमायूं के विषय में जानकारी हमें हुमायूंनामा, हुमायूंनामा के बाद कानून ए हुमायूनी, कानून ए हुमायूनी से भी मिलती है। इसमें जो आपको हुमायूंनामा है, हुमायूंनामा की रचना हुमायूं की बहन और अकबर की फुआ गुलबदन बेगम ने की है, बाबर की बेटी गुलबदन बेगम ने की है। और गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना मुगल बादशाह अकबर के कहने पर की है। फिर आपको कानून ए हुमायूनी है, जो कानून ए हुमायूनी है, इसकी रचना खोंदमीर नामक विद्वान ने की है, खोंदमीर नामक विद्वान ने की है। फिर एक और किताब है तारीख ए रसीदी, एक और किताब है आपको तारीख ए रसीदी। और जो तारीख ए रसीदी नामक ग्रंथ है, इसकी रचना मिर्जा हैदर दुगलात नामक विद्वान ने किया है। तो ये जो हुमायूंनामा, कानून ए हुमायूनी, तारीख ए रसीदी नामक साहित्य है, ये तमाम साहित्य हमें हुमायूं के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करता है। जैसे कि हुमायूंनामा, इसमें हुमायूं ही नहीं बल्कि बाबर के विषय में भी जानकारी प्रदान करता है। और हुमायूंनामा ही इस बात का विवरण करता है कि जो बाबर थे, बाबर को 20 देकर मारा गया था। फिर जो तारीख ए रसीदी है, यही पुस्तक हमें कन्नौज के युद्ध के विषय में बताता है, और कानून ए हुमायूनी है, हुमायूं के समय कौन से कानून विद्यमान थे, क्या हो रहे थे, क्या नहीं हो रहे थे, इस विषय में जानकारी कानून ए हुमायूनी नामक ग्रंथ देता है, जिसकी रचना खोंदमीर नामक विद्वान ने की है। हुमायूं के बाद अगले मुगल बादशाह अकबर हुए। जो मुगल बादशाह अकबर है, हर चीज का विकास
सबसे ज्यादा किसी के काल में हुआ है तो वह मुगल बादशाह अकबर है। सबसे ज्यादा साहित्य भी अगर लिखा गया है तो वह अकबर के शासनकाल के दौरान ही सबसे ज्यादा साहित्य लिखे गए हैं। अकबर के शासनकाल के दौरान जो है मुंतखाल उल तवारीख, मुंतखाब उल लुबाब, तारीख ए अल्फी, तारीख ए अकबर शाही, तोहफा ए अकबर शाही, ये तमाम ग्रंथों की रचना अकबर के समय की गई है। इसमें जो तोहफा ए अकबर शाही है, अकबर के निवेदन करने पर अब्बास खां शेरवानी ने तोहफा ए अकबर शाही नामक ग्रंथ की रचना की है। फिर आपको है मुंतखाब उल तवारीख, इसकी रचना बदायूनी ने की है। मुंतखाब उल लुबाब, इसकी रचना खफी खां ने की है। फिर आपको अकबर के विषय में जानकारी देने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण साहित्य है वह आपको अकबरनामा है। अकबर के विषय में जानकारी देने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वह आपको अकबरनामा है। और जो अकबरनामा है, आप सभी लोग इस बात से निश्चित तौर पर अवगत हैं कि अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की है। किसने की है? अबुल फजल। अबुल फजल ने की है। और अबुल फजल को अकबरनामा लिखने में लगभग 7 वर्षों का समय लगा था। अकबरनामा लिखने में अबुल फजल को जो है लगभग 7 वर्षों का समय लगा था। और यह जो अकबरनामा है, अकबरनामा को टोटल 3 भागों में बांटा गया है। अकबरनामा का जो पहला भाग है, यह हमें तैमूर से लेकर हुमायूं के निधन और अकबर के प्रारंभिक जीवन के विषय में बताता है। वहीं अकबरनामा का जो दूसरा भाग है, भाग दो हमें अकबर के शासनकाल, अकबर ने 1556 से लेकर 1605 तक जो शासन किया है उसके शासनकाल के विषय में जानकारी भाग 2 देता है। और यह पुस्तक मुख्य तौर पर अकबर के 46 वर्षों के शासन का विवरण देता है। यानी 1556 से 1602, 1556 से 1602 तक के अकबर के शासनकाल के विषय में जानकारी अकबरनामा देता है। क्योंकि आप याद कीजिए कि जो अबुल फजल है, अबुल फजल की हत्या कर दी गई थी 1602 में। 1602 में अबुल फजल की हत्या तब कर दी गई जब वे दक्षिण भारत से आगरा जा रहे थे। जहांगीर के दिशा निर्देश पर वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी 1602 में। और उसके बाद अबुल फजल स्वयं जिंदा ही नहीं थे कि उसके बाद के शासनकाल के विषय में लिखते। तो अकबर के 46 वर्षों के शासन की जानकारी हमें अकबरनामा का दूसरा भाग देता है। और फिर अकबरनामा का जो तीसरा भाग है, अकबरनामा के तीसरे भाग को ही हम लोग आईने अकबरी कहते हैं। आईने अकबरी कहते हैं, आईने अकबरी कहते हैं। और जो आईने अकबरी है यह हमें अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी देता है। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में जानकारी देता है। प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में जानकारी जो है आपको आईने अकबरी देता है। अकबर के बाद अगले बादशाह हैं, उनका नाम है जहांगीर। जहांगीर भी एक ऐसे मुगल बादशाह है जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। और जहांगीर ने जो आत्मकथा लिखी है उसे हम लोग जहांगीरनामा या तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी कहते हैं। और जो तुजुक ए जहांगीरी है यह जहांगीर ने फारसी भाषा में लिखा है, लेकिन जहांगीर इसको पूरा नहीं कर पाए थे, जिस वजह से इसको पूरा मोतबिंद खां ने किया था। मोतबिंद खां ने किया था। और फिर मोतबिंद खां ने जहांगीर के समय जो मादक द्रव्यों का व्यापक स्तर पर प्रचलन हो चला था उसको लेकर एक अलग से साहित्य की रचना मोतबिंद खां के द्वारा जो है आपको की गई थी। जहांगीर के बाद अगले मुगल बादशाह शाहजहां है। और जो शाहजहां है, शाहजहां कालीन जो प्रमुख साहित्य है वह है आपको पादशाहनामा। शाहजहां कालीन जो सबसे प्रमुख साहित्य है वह है आपको पादशाहनामा। शाहजहां का शासनकाल आप सभी लोग जानते हैं, 1628 से 1657, लगभग 30 वर्षों का शासन रहा है। 30 वर्षों का शासन शाहजहां का रहा है। शाहजहां का शासन जो 30 वर्षों का रहा है, शाहजहां के 30 वर्षों के शासन के विषय में जानकारी हमें पादशाहनामा नामक ग्रंथ देता है। और पादशाहनामा की रचना किसी एक विद्वान ने नहीं की है, बल्कि पादशाहनामा की रचना जो है कई सारे विद्वानों ने मिलकर की है। पादशाहनामा की रचना मूलतः 3 विद्वान मिलकर किया है। एक का नाम है काजविनी, दूसरे का नाम है आपको दूसरे का नाम है आपको अब्दुल हामिद लाहौरी। अब्दुल हामिद लाहौरी। अब्दुल हामिद लाहौरी। और इसके बाद तीसरा है मोहम्मद वारिस। मोहम्मद वारिस शाहजहां के शासन के प्रारंभिक 10 वर्ष के विषय में काजविनी ने लिखा है पादशाहनामा के नाम से। फिर शाहजहां के शासनकाल के 11वें वर्ष से 20वें वर्ष तक
के विषय में अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा है, और फिर शाहजहां के शासनकाल के 21वें वर्ष से 30वें वर्ष तक के इतिहास को पातशाहनामा के नाम से मोहम्मद वारिस ने लिखा है। मोहम्मद वारिस ने लिखा है। तो जो पातशाहनामा है यह शाहजहां के शासनकाल के दौरान लिखे गए थे, और शाहजहां ने लगभग जो 30 वर्षों तक शासन किया है उनके 30 वर्षों के शासन के विषय में जानकारी पातशाहनामा देता है। सबसे पहले काजविनी ने लिखा, फिर अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा, और फिर आपको मोहम्मद वारिस ने लिखा। इसके बाद आपको शाहजहां के शासनकाल के दौरान ही शाहजहांनामा लिखा गया था, और जो शाहजहांनामा नामक ग्रंथ है, शाहजहांनामा की रचना इनायत खां ने किया था, और बाद में जाकर के एक दूसरा शाहजहांनामा भी लिखा गया था जिसकी रचना सादिक खां ने किया था। सादिक खां ने किया था। तो जो पहला शाहजहांनामा है उसकी रचना इनायत खां ने की थी, और जो दूसरा शाहजहांनामा है उसकी रचना सादिक खां ने किया था। फिर आपको एक और शाहजहांकालीन साहित्य है चहार चमन। चहार चमन, चहार चमन की रचना चंद्रभान ने किया था। किसने किया था? चंद्रभान ने। चंद्रभान ने चहार चमन की रचना किया था। तो ये जो तमाम साहित्य है, पातशाहनामा, शाहजहांनामा, चहार चमन, ये जो तमाम साहित्य है, ये सभी साहित्य हमें शाहजहां के शासनकाल के विषय में जानकारी प्रदान करता है। शाहजहां के बाद अगले मुगल बादशाह है औरंगजेब। अगले मुगल बादशाह औरंगजेब है। औरंगजेब के समय में भी कई सारे साहित्यों की रचना हुई थी, जैसे कि मोहम्मद काजिम सिराजी ने आलमगीरनामा नामक साहित्य की रचना की है। भीमसेन ने जो है आपको, भीमसेन के द्वारा जो है आपको नुस्ख ए दिलकुशा नामक साहित्य की रचना की गई थी। तो ये तमाम मुगल कालीन महत्वपूर्ण साहित्य है जो हमें मुगलों के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करता है। और मुगल साहित्य में आपको जो जहां आरा है, जहां आरा के बाद दारा सिकोह है, इन लोगों का भी बड़ा योगदान मुगल साहित्य के विकास में रहा है। आपको जो जहां आरा है, जहां आरा शाहजहां की बड़ी पुत्री थी, और जहां आरा सूफी संप्रदाय को माना करती थी, सूफी संप्रदाय को माना करती थी, और इसलिए जहां आरा ने सूफी संतों के जीवन के ऊपर 2 साहित्य लिखी है। जहां आरा ने सूफी संतों के जीवन के ऊपर 2 साहित्य लिखी है। एक सूफी संत थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के जीवन के ऊपर जहां आरा ने मुनीस अल अरबाह नामक साहित्य की रचना की है। फिर वहीं जहां आरा ने कश्मीर के सूफी संत मुल्ला शाह बदखसी मुल्ला शाह बदखसी के जीवन के ऊपर रिसाला साहिबिया नामक साहित्य की रचना की है। रिसाला साहिबिया नामक साहित्य की रचना की है। फिर आपको जो दारा सिकोह है, दारा सिकोह के द्वारा ऐसे बहुत सारे साहित्य की रचना की गई है, लेकिन दारा सिकोह की जो मूल साहित्य है, जो प्रमुख साहित्य है, जो प्राथमिक साहित्य है, वह है आपको मज्म उल बहरीन। यह दारा सिकोह की सबसे मूल साहित्य है, मूल रचना है। समझ गए? तो याद रखिएगा। अब हाथ तेजी से चलाइए, लिखिए। हेडिंग मारिए मुगल चित्रकला। हेडिंग मारिए मुगल चित्रकला। मुगल चित्रकला। मुगल चित्रकला लिखिएगा। मुगल बादशाह बाबर की रुचि चित्रकला में थी, इसलिए उन्होंने पूर्व का राफेल कहे जाने वाले बिहजाद
बेहजाद के चित्रों की समीक्षा की। समीक्षा की। आगे लिखिएगा। बेहजाद उसी में बेहजाद को मंगोल चित्रकला शैली को बेहजाद को मंगोल चित्रकला शैली को बेहजाद को मंगोल चित्रकला शैली को मंगोल चित्रकला शैली को ईरानी शैली बना देने का श्रेय जाता है। 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 फुल स्टॉप। अगला स्टार मार के लिखिएगा। अगला पॉइंट, मुगल चित्रकला की नींव। अगला पॉइंट लिखिएगा। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के समय पड़ी थी। हुमायूं के समय पड़ी थी। हुमायूं के समय पड़ी थी। उसी में, या अगला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट लिखिए, ज्यादा बेटर होगा। मुगल चित्रकला का संस्थापक मुगल चित्रकला का संस्थापक मुगल चित्रकला का संस्थापक मीर सैयद अली मीर सैयद अली और अब्दू सम्मद को जाता है। ये दोनों चित्रकार मुख्यतः हुमायूं के दरबार में रहते थे। हुमायूं के दरबार में रहते थे। आगे हेडिंग मारिएगा, दास्तान ए अमीर हमजा। 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 यह मुगल साम्राज्य की प्रथम प्रमुख चित्रकारी है। 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 इस चित्र को हुमायूं के दिमाग का उपज बताया जाता है। इस चित्र को हुमायूं के दिमाग का उपज बताया जाता है। इस चित्र को हुमायूं के दिमाग का उपज बताया जाता है। इस चित्र को हुमायूं के दिमाग का उपज बताया जाता है। हुमायूं के दिमाग का उपज बताया जाता है। यह चित्र पैगंबर साहब के वीर चाचा यह चित्र पैगंबर साहब के वीर चाचा यह चित्र पैगंबर साहब के वीर चाचा
अमीर हमजा, अमीर हमजा, अमीर हमजा के वीरता को दिखाने के लिए, अमीर हमजा के वीरता को दिखाने के लिए, अमीर हमजा के वीरता को दिखाने के लिए बनाया गया है। इस चित्र को बनाने में, इस चित्र को बनाने में 15 वर्षों का समय लगा है। 15 वर्षों का समय लगा है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। यह चित्र हुमायूं के समय बनना प्रारंभ हुआ। यह चित्र हुमायूं के समय बनना प्रारंभ हुआ। यह चित्र हुमायूं के समय बनना प्रारंभ हुआ और अकबर के समय पूर्ण हुआ, 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 और अकबर के समय पूर्ण हुआ। इस चित्र के पर्यवेक्षक के तौर पर काम, इस चित्र के पर्यवेक्षक, इस चित्र के पर्यवेक्षक के तौर पर काम, इस चित्र के पर्यवेक्षक के तौर पर काम मीर सैयद अली ने, इस चित्र के पर्यवेक्षक के तौर पर काम मीर सैयद अली ने किया, किया। तो वहीं, तो वहीं, तो वहीं इस चित्र को अंतिम रूप, इस चित्र को अंतिम रूप अब्दुसम्मद ने दिया। अब्दुसम्मद ने दिया, अब्दुसम्मद ने दिया। चलिए अब आगे हेडिंग मारिए अकबर। अकबर लिखिएगा। अकबर के शासनकाल के दौरान, अकबर के शासनकाल के दौरान, अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला शैली में, मुगल चित्रकला शैली में मुगल चित्रकला शैली में यूरोपीय शैली का विकास हुआ, यूरोपीय शैली का विकास हुआ। साथ ही साथ, साथ ही साथ भित्ति चित्र और रूप चित्र, साथ ही साथ भित्ति चित्र और रूप चित्र, भित्ति चित्र और रूप चित्र का भी विकास हुआ। भित्ति चित्र और रूप चित्र का भी विकास हुआ। अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार, उसी में कंटिन्यू, अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार, अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार दसवंत बसावन, दसवंत बसावन, नानहा, नानहा, कान्हा, मनोहर, मिस्कीन, मनोहर मिस्कीन इत्यादि थे, मनोहर मिस्कीन इत्यादि थे, इत्यादि थे। इसमें से, इसमें से
मिस्कीन, इसमें से मिस्कीन यूरोपीय चित्रकार थे, इसमें से मिस्कीन यूरोपीय चित्रकार थे। अब नीचे से लिखिएगा, अकबर ने अब्दुसम्मद के नेतृत्व में, अकबर ने अब्दुसम्मद के नेतृत्व में चित्रकला नामक एक अलग विभाग, चित्रकला नामक एक अलग विभाग का निर्माण किया, किया। अकबर ने अब्दुसम्मद को सीरी कलम, हाँ उसी में अकबर ने अब्दुसम्मद को सीरी कलम और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम, अकबर ने अब्दुसम्मद को सीरी कलम और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि प्रदान की। चलिए आगे हेडिंग मारिए जहांगीर। अब नहीं लिखा पाएंगे, इतना लिखाने के लिए हो ही नहीं सकता है आज। आइए एक बार याद कीजिए पहले, नहीं हो पाएगा, अरे टेस्ट भी ना आगे है जी, ठीक है। अच्छा चिंता मत कीजिए, 2 घंटा का क्लास बहुत जल्दी होगा, ठीक है। हम तो आपको बोले ही, आपके क्लास में तो बोले हैं, ठीक है। देखो बिहार दरोगा बिल्डिंगे खड़ा कर रहे हैं बहुत जल्दी, वहां पे सिर्फ बिहार दरोगे का क्लास चलेगा, समझे। अब कहां पे हमको भी नहीं पता, हो सकता है इसी कैंपस में हो सकता है कहीं भी हो सकता है, वो बात हमको भी नहीं पता है, लेकिन 1 से 1.5 माह में हो जाएगा। 1 माह, 1.5 माह, 1 माह। आज क्या तारीख? 15 है, 20 है, 21 है, 1 माह में हो जाएगा। सुनिए मत कीजिए। पूर्व का राफेल किसे कहा? पूर्व का राफेल मुगल चित्रकला की नींव किस बादशाह के समय? दास्तान-ए अमीर हमजा किसके दिमाग की उपज है? इसको बनने में कितना वर्ष? यह जब चित्र बन रहा था तो पर्यवेक्षक के तौर पर काम कौन? अंतिम रूप किसने दिया? चलिए इसके बाद आगे बताइएगा। दसवंत बसावन नाना काना मनोहर मिस्किन किसके दरबार में? मुगल चित्रकला में यूरोपीय शैली का प्रवेश किसके समय? यूरोपीय चित्रकार कौन था? भित्ति चित्र, रूप चित्र का विकास किसके समय हुआ? अकबर ने किसके नेतृत्व में चित्रकला नामक एक अलग विभाग बनाया? किसके नेतृत्व में? अब्दुसम्मद को कौन सी उपाधि? अब्दुसम्मद को मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को किसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल? अकारिजा, फारूक बेग, अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, बिसनदास किसके दरबार के चित्रकार? जहांगीर ने किसके नेतृत्व में आगरा में एक अलग चित्रशाला का निर्माण किया? किसके नेतृत्व में? मानव चित्र कौन बनाता था? मानव चित्र। जहांगीर ने नादिर-उज-जमा की उपाधि किसे दी? पशु पक्षी का चित्र कौन बनाता था? पशु पक्षी का चित्र। जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को कौन सी उपाधि दी? विचित्र चेतरमन मोहम्मद नादिर किसके दरबार के? चलिए आगे बताइएगा। तुजू के बाबरी किसकी रचना है? तुजू के बाबरी का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया? फारसी भाषा में। दीवान नामक ग्रंथ की रचना तुर्की भाषा में किसने की है? हुमायूं नामक की रचना। किसके कहने पर? कानून हुमायूनी की रचयिता। तारीख रसीदी की रचयिता। चलिए अकबर के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी कहां से? अकबरनामा की रचयिता। अकबरनामा लिखने में कितने वर्षों का? अकबरनामा के पहले भाग में क्या है? दूसरे भाग में? अकबरनामा के तीसरे भाग को क्या कर? इसमें क्या है? प्रशासनिक। तुजू के जहांगीर किसकी रचना? कौन भाषा में लिखा गया? किसने लिखा है? चलिए पातशाहनामा के रचयिता कौन है? पातशाहनामा के रचयिता कौन है? शाहजहांनामा, चार चमन। जहां आरा ने मोइनुद्दीन चिश्ती के जीवन पर कौन सी पुस्तक लिखी? मुनीस आल मुल्ला साबर खसी के जीवन पर। मजमुल बारिन किसकी रचना?
एक बार में याद भी नहीं होगा, अगले क्लास में लिखा भी देंगे, फिर याद करवा देंगे, ठीक है? तब याद रहेगा, घर पे जाकर के इसको बार बार देखिएगा, याद रहेगा, यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना होती है, समझ गए? और हाँ सुन लीजिए, टेलीग्राम पे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन देना शुरू कर दिया ना, रात में दिए थे ना, पढ़े थे कौन कौन? सुन लीजिए, इस सोमवार से करिए महाराज, करिए, सब चीज आप ही के लिए कर रहे हैं। मैसेज लिखने में हमको 15 मिनट समय लगा, ठीक है? हम 15 मिनट समय फालतू का नहीं दिया, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो, समझ गए? नहीं कीजिएगा, सब चीज बंद कर देंगे, पढ़ाना भी बंद कर देंगे, कर भी नहीं करते हैं आप लोग। संस्थान का टेलीग्राम चैनल है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना, 67,000 प्लस सब्सक्राइबर है, मेंबर है, जो भी है, उसमें जो है संस्थान के भीतर जो डेली टेस्ट सीरीज होता है उसका क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के साथ उपलब्ध करवा रहे हैं। इस सोमवार से, बीता हुआ सोमवार से, सोमवार का दे दिए हैं, मंगलवार का आज रात तक अपलोड हो जाएगा, बुधवार का कल अपलोड होगा, बृहस्पतिवार का परसों, शुक्रवार का परसों, शनिवार का परसों। शनिवार को टेस्ट नहीं होता है, हाँ, तो अपलोड कर देंगे आपके बैच में, तो हम बोल ही दिए हैं। सोमवार को होमवर्क में पूछेंगे, शनिवार को जो टेस्ट विद डिस्कशन होता है वो डिस्कशन पूछेंगे, क्वेश्चन है डिस्कशन। बुधवार को पूछेंगे पिछले सप्ताह डेली टेस्ट के क्वेश्चन और डिस्कशन दोनों, और शुक्रवार को इकोनॉमिक्स जो वीडियो दे रहे हैं वो, इकोनॉमिक्स का वीडियो जैसे खत्म हो जाएगा तो 3 से 5 एसआई बैच में ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी का वीडियो आपके बैच में अपलोड करवाएंगे, फिर इकोनॉमिक्स के होमवर्क खत्म होने के बाद ज्योग्राफी का वीडियो देंगे, समझ गए? और ज्योग्राफी पढ़ाएंगे भी, आप ही मत सोचिएगा कि वीडियो देकर के जो है पढ़ाएंगे, ना पढ़ाएंगे भी, समझ गए? और इसके अलावा जो है घटना चक्र होमवर्क दे रहे हैं, घटना चक्र में कौन सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं? हाँ ज्योग्राफी दीजिए, खत्म होने वाला है, लगा खत्म होने वाला है। इंडियन, हाँ तो वर्ल्ड करना भी ना है, इंडियन को 2 बार 3 बार करना। भारत के अनुसंधान केंद्र था, अगला होमवर्क है भारत का परिवहन, क्या है? परिवहन, सिर्फ वही है, भारत का परिवहन 28 नंबर, भारत के अनुसंधान 324 से 335। चश्मा वाली उठिए, चश्मा वाली उठिए, पढ़े हैं, चलिए ठीक, पढ़िए मन से, समझ गए? मेरिट में छठे थे जी, इधर में छठे, मेरिट में छठे। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई है वह क्या है? भारत। एक और क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी कहाँ? बैठ जाइए, खड़ा होइए। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? कहाँ है? मैसूर, बैठ जाइए, खड़ा होइए उधर। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वाराणसी, वाराणसी, चश्मा वाली उधर खड़ा होइए, तो आए उधर उधर। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित? सूरत, बैठ जाइए, बैठिए ना, टकलू खड़ा। भारतीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ? धनबाद, कहाँ है? धनबाद, बैठ जाइए, मफलर मुरट्ठा, खड़ा हो जाइए। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन कहाँ है? कोलकाता, कोलकाता, वो कुछ नहीं बोल रहा है, खड़ा होइए। मौसी के ब्याह में गए थे, चलिए बताइए, सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के किस नगर में अवस्थित है? प्रयागराज, बैठ जाइए, खड़ा होइए। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय वर्तमान में किस स्थान पर स्थित है? गुरुग्राम, गुरुग्राम, बैठ जाइए, पिलर के पास, एकदम भात खा खा करके मोटा लिए, खड़ा होइए। हाँ भात खाते हैं खूब, तो मोटा कैसे गए आप? अंतरराष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ? नैरोबी, अंतरराष्ट्रीय पूछे, नैरोबी कहाँ है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, कहाँ है? और भी कुछ होमवर्क है? नहीं ना, रुक जाइए, रुक जाइए, अभी लड़की लोग पहले निकली, वहां पे कोई है जी? है कि मर गया? वहां पे लड़का रोकिए, लड़का नहीं निकलना चाहिए, यहाँ पे आइए गेट पे, लड़का कोई बीच में नहीं घुसेगा, लड़की लोग निकलिए, तो सब बैठे रहिए, बैठे रहिए, बैठे रहिए, बैठे रहिए, 1 मिनट में निकल जाएगी, सब बैठे रहिए, कोई नहीं उठेगा। अच्छा देखते हैं, बताते हैं। और बिहार एसएससी का परीक्षा आप लोग देने जा रहे हैं, कौन कौन देने जा रहे हैं? आज 23-24 को संस्थान बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। सोमवार से क्लास, कल तो क्लास है, कल है 23-24 को बंद रहेगा, 23-24 बंद, कल है क्लास, कल 23-24 को, शुक्रवार को, सोमवार को पूछ देंगे, सोमवार को पूछ देंगे। लड़का लोग बैठे रहिए, बैठे रहिए, लड़की को निकलने दीजिए। शुक्रवार को बंद रहेगा तो सोमवार को इकोनॉमिक्स पूछेंगे, सोमवार को, सोमवार को, सोमवार को। होमवर्क पूरा कीजिए, खुश रहिए, खुश। क्या ना, एक दिन पूछेंगे, टाइम